दोस्तों आज मैं बात करने जा रहा हूँ सन 92 में रिलीज हुई एक मास्टरपीस फिल्म के बारे में, जो कोई आम सस्पेंस थ्रिलर नहीं है। क्योंकि इस फिल्म का जो हीरो है वो अपनी जान और अपनी कुर्सी बचाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। यहाँ तक कि वो अपने फायदे के लिए किसी को भी यूज में ले सकता है, किसी का कैरियर चुटकी में बर्बाद कर सकता है, क्योंकि उसके लिए पावर और पेशा एक नशा है। अगर आप सिनेमा के शौकीन हैं और कुछ अलग हटके देखना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो आज हम डिकोड करने वाले हैं इस मास्टरपीस फिल्म की कहानी को। तो चलिए बिना देरी के फिल्म की कहानी शुरू करते हैं। फिल्म की कहानी में हॉलीवुड एक्टर टिम रॉबिन्स ने ग्रिफिन मिल का रोल प्ले किया है, जो हॉलीवुड में एक बड़ी फिल्म स्टूडियो के लिए चीफ एग्जीक्यूटिव का काम करता है, जिसका काम है हजारों कहानियों में से 10-12 ऐसे कहानी सिलेक्ट करना जिनके ऊपर फिल्म बनाई जा सके और उन फिल्मों के सुपरहिट होने के पूरे पूरे चांस हो। लेकिन काफी टाइम से एक बड़ी सुपरहिट डिलीवर नहीं कर पाने की वजह से ग्रिफिन की नौकरी अब खतरे में है, क्योंकि स्टूडियो का सीईओ विल्सन गैरी नाम के एक एग्जीक्यूटिव को हायर कर लेता है। वहीं अगर ग्रिफिन की पर्सनल लाइफ की बात करें तो उसका अफेयर अपनी ही सेक्रेटरी से चल रहा होता है। आगे हमें कहानी में दिखाया जाता है कि ग्रिफिन को किसी अनजान शख्स से धमकी भरे पोस्ट कार्ड मिल रहे होते हैं, इसलिए ग्रिफिन काफी परेशान था। लेकिन काफी सोच विचार करने के बाद में ग्रिफिन को लगता है कि उसे धमकी किसी ऐसे राइटर से मिल रही है जिसकी कहानी को उसने हो सकता है काफी साल पहले रिजेक्ट किया। इसलिए अब वह उन फिल्म राइटर्स की एक लिस्ट निकालता है। लिस्ट चेक करने के दौरान ग्रिफिन की नज़र डेविड नाम के एक राइटर पर जाकर रुकती है। पता नहीं क्यों, लेकिन ग्रिफिन को लगता है कि डेविड ही वह राइटर है, वह इंसान है जो उसे धमकी भरे पोस्ट कार्ड भेजता है। इसके बाद सीधा ग्रिफिन डेविड के घर पहुंच जाता है, लेकिन घर के अंदर जाने के बजाय वह बाहर से ही फोन मिलाता है, जहां फोन डेविड की गर्लफ्रेंड जून उठाती है। वह ग्रिफिन को बताती है कि डेविड पेसाडोना नाम के एक थिएटर में मूवी देखने गया था। शिफ्ट होता है मूवी थिएटर का, जहां एक बड़ी ही मशहूर फिल्म बाइसिकल थ्यूज दिखाई जा रही थी। जब ग्रिफिन वहां पहुंचता है तो ठीक उसके 5 मिनट बाद में वो फिल्म खत्म हो जाती है। इसलिए ग्रिफिन अब लॉबी की ओर आता है, जहां उसे फाइनली डेविड दिखाई देता है। वह सीधा डेविड के पास जाता है और बातों बातों में उसे एक फिल्म डील ऑफर करता है। डेविड ग्रिफिन को एक बार में ले जाता है और बातों बातों में वह इतना अग्रेसिव हो जाता है कि वह ग्रिफिन को झूठा मक्कार इंसान करने लगता है और वहां से उठकर चला जाता है। बात बनती ना देख मायूस होकर जब ग्रिफिन अपनी गाड़ी की ओर लौट रहा था, तभी एक बार फिर से डेविड वहां आता है और ग्रिफिन की इंसल्ट करने लगता है, जिससे ग्रिफिन को इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो डर और गुस्से के मारे डेविड का गला दबाने लगता है और उसे पानी में डुबोकर मार डालता है। अब जब ग्रिफिन के होश ठिकाने आते हैं तो वह काफी डर जाता है, क्योंकि उसने एक बहुत बड़े कांड को अंजाम दे दिया था। इसलिए वो खुद को बचाने के लिए उस सीन को ऐसे क्रिएट करता है जैसे किसी चोर ने चोरी करने के इरादे से डेविड की जान ली। अब अगली सुबह ग्रिफिन अपने ऑफिस में था और उसे लग रहा था कि वह बच गया, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि पुलिस ने डेविड की मौत की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी थी। अब ग्रिफिन जब खुद को पुलिस से बचाने के बारे में सोच रहा था, तभी उसे फैक्स आता है जहां उसे फिर से धमकी मिली होती है। इसका मतलब दोस्तों, डेविड असली ब्लैकमेलर नहीं था और ग्रिफिन ने एक निर्दोष इंसान की जान ले ली थी, जबकि असली ब्लैकमेलर अभी भी आजाद बाहर घूम रहा था और उसे देख पा रहा था। लेकिन दोस्तों तभी कहानी में ऐसा मोड़ आता है जहां से यह फिल्म एक मर्डर मिस्ट्री से कॉर्पोरेट साइकोलॉजिकल थ्रिलर में बदल जाती है। जहां एक और पुलिस का शक ग्रिफिन पर गहरा होता जा रहा था, तो वहीं दूसरी ओर ऑफिस में ग्रिफिन की कुर्सी चुराई जाने की साजिश चल रही थी। जहां आगे के सीन में ग्रिफिन को इंटरोगेशन के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है। डिटेक्टिव ओरी ग्रिफिन से सिंपल सवाल नहीं करती, बल्कि वह उसके दिमाग के साथ खेलती है। जहां पूरे इंटरोगेशन के दौरान वह अजीब तरीके से हंस रही थी, वह ग्रिफिन का मजाक उड़ा रही थी, जैसे वह जता रही हो कि उसे सब पता था। वह ग्रिफिन से कहती है कि उन्हें पता है कि वह डेविड से मिलने के लिए मूवी थिएटर गया था। ग्रिफिन झूठ बोलता है कि वह एक मूवी डील के सिलसिले में डेविड से मिलने गया था। ग्रिफिन शांत दिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अंदर से उसके पसीने छूट रहे थे, क्योंकि उसे पता था कि भले ही पुलिस के पास एविडेंस ना हो, लेकिन उनका शक पूरी तरह से उसी पर था। पुलिस से पीछा छुड़ाकर वह स्टूडियो आता है, जहां वह देखता है कि ऑफिस में गैरी सबसे घुलने मिलने की कोशिश कर रहा था। उसे साफ दिखाई दे रहा था कि अगर वह कमजोर दिखा तो गैरी उसकी जगह ले लेगा। इसलिए वह समझ जाता है कि अब गैरी को किसी ऐसी जगह फेल करना होगा जहां से उसका कमबैक वापस ना हो। और दोस्तों हॉलीवुड में किसी को बर्बाद करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या था? उसे कोई ऐसी फिल्म हैंड ओवर कर दो जो बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हो जाए। दोस्तों आगे की सीन में इस कहानी का सबसे मोस्ट ब्रिलियंट और सैटारिकल सीन आता है। जब ग्रिफिन अपने ऑफिस में बैठा था, तभी उसे ब्लैकमेलर का एक पोस्ट कार्ड आता है, जहां वह उसे होटल में मिलने के लिए बुलाता है। अब जब ग्रिफिन होटल में ब्लैकमेलर का वेट कर रहा था, तभी वहां पर दो फिल्म राइटर टॉम और एंडी ग्रिफिन के पास स्टोरी पिच करने आते हैं,
जैसे जैसे दोनों फिल्म राइटर्स अपनी स्टोरी पिच करते हैं, वैसे ही ग्रिफिन का शातिर दिमाग काम करने लगता है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि इस तरह की कहानी बॉक्स ऑफिस पर दम तोड़ देगी। क्योंकि फिल्म राइटर का कहना था कि ना तो इस फिल्म में कोई बड़े स्टार्स होंगे और इस फिल्म की हीरोइन को आखिर में मरना होगा। लेकिन ग्रिफिन एक्टिंग करता है जैसे उसे यह कहानी बहुत पसंद आई हो। वह कहता है कि यह फिल्म सुपरहिट होगी, ऑस्कर जीतेगी। अब वहां से सीधा ग्रिफिन गैरी से मिलने के लिए जाता है। अब जब वह ड्राइव कर रहा होता है तभी उसे ब्लैकमेलर का एक फैक्स और आता है। ग्रिफिन कार में रखा हुआ अपना रेनकोट जैसे ही हटाता है, उसके नीचे एक रेटल स्नेक निकलता है। रेटल स्नेक को देखकर ग्रिफिन के पसीने छूट जाते हैं और वह एक अम्ब्रेला की हेल्प से रेटल स्नेक को घायल करके उसको बाहर निकाल फेंकता है। इसके बाद दोस्तों वह गैरी के पास नहीं जाता, बल्कि वह सीधा पहुंच जाता है जून के पास, जहां वह जून को जाकर कहता है कि आज उसने अपनी मौत को इतने करीबी से देखा है कि वह अपनी बात उसे बताने आया है, वह उसे पसंद करता है। इसके बाद दोस्तों वो दोनों एक दूसरे को डेट करना शुरू कर देते हैं। आगे की सीन में गैरी स्टूडियो के हेड लेविसन से बात कर रहा था। वह लेविसन से कह रहा था कि अगर उन्हें स्टूडियो को नुकसान से बचाना है तो कोई ऐसा प्रोजेक्ट हाथ में लेना होगा जिसकी फिल्म बनते ही वह बॉक्स ऑफिस पर छा जाए। उसी दौरान ग्रिफिन भी ऑफिस आ चुका था। वह सीधा गैरी के पास जाता है और गैरी के ईगो को पंप करते हुए कहता है कि तुम अभी हॉलीवुड में नए हो, तुम्हें खुद की पहचान बनानी है, तुम्हें खुद को साबित करना है, इसलिए मैं तुम्हारे पास एक प्रोजेक्ट लेकर आया हूँ जो काफी हाई प्रोफाइल है और मैं चाहता हूँ कि तुम इस प्रोजेक्ट को प्रोड्यूस करो। गैरी ये बात सुनकर काफी खुश हो जाता है, जहाँ उसे लगता है कि ग्रिफिन डर के मारे वह प्रोजेक्ट उसे हैंड ओवर कर रहा था। जबकि दोस्तों सच्चाई यह थी, ग्रिफिन को पता था कि ऐसी डिप्रेशन एंडिंग वाली फिल्में बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित होगी और गैरी का करियर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। लेकिन दोस्तों टेंशन कहानी में अब अपने पीक पर होती है, क्योंकि पुलिस के हाथ ऐसे आई विटनेस लग जाती है जिसने उस रात डेविड को पार्किंग लॉट में किसी आदमी के साथ देखा था। इसलिए एक बार फिर से ग्रिफिन को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है और उसे 4-5 आदमियों के साथ एक लाइन में खड़ा किया जाता है। वहीं दूसरी ओर शीशे के उस पार से वह लेडी उन सभी को अच्छे से देख पा रही थी। ग्रिफिन का दिल जोरों से धड़क रहा था, उसके चेहरे पे पसीना था, क्योंकि उसे पता था अगर उस विटनेस ने उसे पहचान लिया तो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए खत्म है। अब ग्रिफिन को लगता है कि वह पकड़ा गया, लेकिन उस विटनेस का कहना था कि वह पक्के तौर पे नहीं कह सकती कि वह आदमी इन्हीं में से कोई एक था। वह ग्रिफिन को पहचानने से इनकार कर देती है, जिससे एक बार फिर से ग्रिफिन जेल जाने से बच जाता है। लेकिन पुलिस को पता था कि ग्रिफिन ही असली खूनी है, लेकिन एविडेंस ना होने की वजह से पुलिस के हाथ बंधे हुए थे। दोस्तों अब किस्मत ग्रिफिन का इस तरह से साथ देती है कि न केवल वो जेल जाने से बच जाता है, बल्कि आगे वह स्टूडियो का सबसे ताकतवर इंसान बनने जा रहा था। जहाँ कहानी अब शिफ्ट होती है ठीक 1 साल बाद, जहाँ सीन शुरू होता है स्टूडियो के डार्क स्क्रीनिंग रूम में, जहाँ गैरी और दोनों फिल्म राइटर्स अपनी ही फिल्म का फाइनल कट देख रहे थे। लेकिन दोस्तों ट्विस्ट पता है क्या है? जो कहानी पहले बिना किसी बड़े स्टार्स के बनने वाली थी, उस कहानी को पूरी तरह से चेंज कर दिया था। क्यों? क्योंकि अब स्क्रीन पर आप किसे देख रहे थे? जूलिया रॉबर्ट्स और ब्रूस विलिस को, जो उस दौर के सबसे बड़े फिल्म स्टार्स में से एक हुआ करते थे। जहाँ फिल्म में दिखाया जाता है कि जूलिया को गैस चैम्बर में फांसी दी जा रही होती है, तभी ब्रूस एक शॉटगन लेकर वहां आता है और गैस चैम्बर का दरवाजा तोड़कर जूलिया की जान बचा लेता है और स्क्रीन पर दी एंड लिखा हुआ आता है। यह देखकर स्क्रीनिंग रूम में बैठे सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं, यहाँ तक कि वो दोनों फिल्म राइटर्स भी। मतलब देखा दोस्तों, जो पहले कह रहे थे कि हम किसी बड़ी स्टार्स को नहीं लेंगे और एक आर्ट फिल्म बनाएंगे, कैसे उन्होंने एक आर्ट फिल्म को एक सस्ती कॉमर्शियल फिल्म में बदल दिया। वहीं इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट हमें आगे की सीन में देखने को मिलता है, जहां ग्रिफिन जो पहले उस स्टूडियो का चीफ एग्जीक्यूटिव हुआ करता था, अब वह उसी स्टूडियो का बॉस बन चुका था। ग्रिफिन जब ड्राइव कर रहा था तभी उसे गैरी का फोन आता है और वह ग्रिफिन को थैंक्स कहता है, क्योंकि ग्रिफिन ही वह इंसान था जिसने आखिरी मोमेंट पर उस आर्ट फिल्म को एक कॉमर्शियल फिल्म में बदलने का सजेशन दिया था, जिससे गैरी की नौकरी अब सेफ थी। और क्योंकि अब वह ग्रिफिन के अंडर काम कर रहा था, इसलिए ग्रिफिन उसे अपने इशारों पर नचा रहा था। लेकिन दोस्तों तभी हमें कहानी में एक और ट्विस्ट देखने को मिलता है, जो इस फिल्म को एक नेक्स्ट लेवल तक ले जाती है। जब ग्रिफिन के पास एक और फोन कॉल आता है, ग्रिफिन जैसे फोन उठाता है, यह वही आवाज होती है जो इंसान शुरू से ग्रिफिन को धमकी भरे पोस्ट कार्ड भेज रहा था। ग्रिफिन को लगता है कि वह उसे फिर से ब्लैकमेल करेगा और पुलिस के पास जाएगा, लेकिन इस बार वह राइटर ग्रिफिन को ब्लैकमेल नहीं करता, बल्कि वह उसे एक नई मूवी की स्टोरी पिच करता है। लेकिन वह कहता है कि मेरे पास एक शानदार कहानी, जहाँ एक चीफ एग्जीक्यूटिव एक राइटर से परेशान होकर उसका खून कर देता है और पुलिस से भी बच निकलता है, और फिल्म के एंड में वह मरे हुए राइटर की गर्लफ्रेंड से शादी कर लेता है और उसी स्टूडियो का बॉस बन जाता है।
है। मतलब भाई समझे वो क्या कहना चाह रहा था, वह ग्रिफिन की कहानी को उसी को पिच कर रहा था। अब कोई आम इंसान होता तो वो डर के मारे कांप जाता, लेकिन ग्रिफिन जो अब द प्लेयर बन चुका था, इस कहानी का सबसे बड़ा खिलाड़ी, ग्रिफिन बस मुस्कुराता है और कूल होकर पूछता है, चलो मुझे एक बात बताओ, इस कहानी की जो एंडिंग है क्या वो हैप्पी होगी? क्या एग्जीक्यूटिव जेल जाने से बच जाएगा और हमेशा के लिए खुश रहेगा? जो आमिर राइटर कहता है कि हाँ बिल्कुल ये हॉलीवुड है और यहाँ हैप्पी एंडिंग चलती है, इसलिए वो एग्जीक्यूटिव हमेशा आजाद रहेगा और हॉलीवुड पर राज करेगा। ग्रिफिन कहता है परफेक्ट, अगर एंडिंग हैप्पी है तो वह इस स्क्रिप्ट को खरीदने के लिए तैयार है। जैसे ही ग्रिफिन फोन रखता है, ठीक वह अपने घर पहुंच चुका था। जैसे वह गाड़ी से बाहर निकलता है तभी जून घर के बाहर आती है जो प्रेग्नेंट थी। फिर वो दोनों एक साथ अपने आलीशान बंगले की ओर जाते हुए दिखाई देते हैं और यहीं फिल्म की कहानी खत्म हो जाती है। मतलब भाई देखा तुमने कैसे जो राइटर शुरू से आखिर तक ग्रिफिन को ब्लैकमेल कर रहा था, आखिर में वह भी ग्रिफिन के हाथों बिक गया, क्योंकि आखिर में उसको भी तो हॉलीवुड में अपना नाम चाहिए था, उसे पैसा कमाना था। और फिल्म का हीरो जो जेल जाने की बजाय फिल्म स्टूडियो का बॉस बन जाता है। दोस्तों इस फिल्म के डायरेक्टर रॉबर्ट ऑल्टमैन ने हॉलीवुड की डार्क साइड का मजाक उड़ाया है। उन्होंने दिखाया है कि हॉलीवुड एक ऐसी जगह है कि अगर तुम एक बड़े खिलाड़ी हो तो तुम एक हैप्पी एंडिंग बना सकते हो। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, और आगे भी ऐसे ही मजेदार फिल्मों से जुड़ी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मेरे इस चैनल पर बने रहिए। तब तक के लिए हैव ए गुड डे।